हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू दी अनदर क्लास ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2। तो आज के क्लास में हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, है ना। जैसे लास्ट क्लास में हमने मैकेनिज्म के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था और उसको हमने अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करी थी। तो आज के क्लास में जो है हम ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस है ना, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और जो बेसिकली हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस भी है, तो वो जो प्रोसेस है वो रेगुलेट कैसे होता है ना, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जितना हमारा लास्ट क्लास इंपॉर्टेंट था उतना ये भी है, 5 मार्क्स में जनरली आता रहता है, राइट। तो ये जो रेस्पिरेशन है ये न्यूरोनल, राइट, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमने वहां पे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा था और ये भी बोला था कि मेडुला ऑब्लंगाटा में जो है हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है, तो वो जो रेगुलेट करता है उसको हम बोलते हैं न्यूरोनल रेगुलेशन। और फिर एक और मैकेनिज्म रहता है जिसको हम बोलते हैं केमिकल मैकेनिज्म। जैसे हमारे बॉडी में कुछ केमिकल चेंजेज होते हैं, ऐसे ही रेस्पिरेटरी पाथवे में कुछ तो केमिकल चेंजेज होते हैं जिसकी वजह से ये मैकेनिज्म जो है वो रेगुलेट होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि होमियोस्टेसिस मेंटेन होता है, राइट। होमियोस्टेसिस क्या है ना, सेल के अंदर और सेल के बाहर में अगर जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है ना। मतलब जो बैलेंस है इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट का जो एक बैलेंस है, वो बैलेंस जब बनता है उसको हम बोलते हैं होमियोस्टेसिस, राइट। और हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और जो पीएच है, एसिडिटी है, उसका जो बैलेंस करता है वो बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। ये अगर आपको नहीं मालूम है तो इसको हमेशा याद रखिए। हमारे बॉडी में कितना पीएच होगा, जनरली स्लाइटली अल्कलाइन पीएच रहता है, तो उसको मेंटेन करने में जो हमारा रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसका बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो हमारे बॉडी में कितना ऑक्सीजन होना चाहिए, उसका सेचुरेशन कितना होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना सेचुरेशन होना चाहिए और पीएच कितना होना चाहिए, जो इसको रेगुलेट करता है उसको हम बोलते हैं केमिकल मैकेनिज्म। इसके हिसाब से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी रेट में चेंजेस देखने को मिलते हैं। और जो मेन हो गया वो तो हो गया अपना न्यूरोनल मैकेनिज्म, जहाँ पे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ना, अपने रेस्पिरेटरी सेंटर के थ्रू से, न्यूरॉन्स के थ्रू से रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को कंट्रोल करती है, उसको बढ़ाना है, घटाना है, क्या करना है वो ये केयर करती है उसका, राइट। तो एक एक करके हम इसको अच्छे से समझना चाहेंगे। जो हम पहला अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे वो है न्यूरोनल रेगुलेशन, मतलब जो हमारा नर्वस सिस्टम है, बेसिकली जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, वो रेस्पिरेशन को कैसे कंट्रोल करता है, राइट। मैंने पहले ही सीएनएस की क्लास में भी बोला है, जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अवेलेबल है। यहाँ पे एक ब्रेन का पार्ट है जिसको हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा, जो बेजल ब्रेन में या फिर मिड ब्रेन के जस्ट सामने रहता है, उसको हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा, राइट। मेडुला ऑब्लंगाटा में 2-3 इंपॉर्टेंट जोन्स रहते हैं, ऑटोनोमिक जोन्स रहते हैं, जहाँ पे जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर वहीं पे रहता है ना, सर्कुलेटरी या फिर जिसको हम कार्डियो पल्मोनरी सेंटर बोलते हैं वो भी वहीं पे रहता है। ऐसे ही कीमो ट्रिगर रिसेप्टर जो जोन रहता है वो भी वहीं पे रहता है। मतलब केमिकल सेंसिटाइजेशन हो या न्यूरोनल सेंसिटाइजेशन है, इसका जो सेंटर है, इसका जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो मेडुला ऑब्लंगाटा में रहता है, जो हमारे ब्रेन पे है। होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, राइट। अब ये जो अपना मेडुला ऑब्लंगाटा में है ना, हम उसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे देखेंगे। तो जो डोर्सल न्यूरॉन रहते हैं, है ना, वो जब ये न्यूरॉन हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक आते हैं, जो डोर्सल मतलब जो न्यूरॉन रहते हैं, वो जो टोर्सल न्यूरॉन है वो क्या करते हैं, वो इंस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। और जो वेंट्रल से आते हैं, जो वेंट्रल रीजन से आते हैं, वो एक्सपिरेशन को कंट्रोल करते हैं। मगर जो डोर्सल रीजन पे है वो क्या करते हैं, इंस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। और जो वेंट्रल रीजन पे है वो क्या करते हैं, वो एक्सपिरेशन को कंट्रोल करते हैं। ऐसे इसमें एक तीसरा ग्रुप रहता है जिसको हम बोलते हैं पोंटाइन। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सेंटर, है ना। जो डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर के न्यूरॉन है वो इंस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, जो वेंट्रल न्यूरॉन्स है वो एक्सपिरेशन को कंट्रोल करते हैं। ऐसे पोंटाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप रहते हैं जो ट्रांजिशन को मेंटेन करते हैं, मतलब कितना इंस्पिरेशन होना चाहिए, कितना लॉन्ग इंस्पिरेशन होना चाहिए, कितना लॉन्ग एक्सपिरेशन होना चाहिए, कितना बीच में पॉज होना चाहिए, कितना रैपिड ब्रीदिंग होना चाहिए, ये कौन मेंटेन करता है, ये पोंटाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप मेंटेन करता है। तो ये जो तीनों है, डोर्सल न्यूरॉन, वेंट्रल न्यूरॉन और पोंटाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप मिलके हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। इसको मैं एक अलग तरीके से समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, जैसे इंस्पिरेशन को बढ़ना है, इंस्पिरेशन होना है, तो वहां पे डोर्सल न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से इंस्पिरेशन बढ़ जाएगा, इसका कंट्रोल होगा। ऐसे जो वेंट्रल न्यूरॉन, अगर एक्सपिरेशन होना है तो वेंट्रल न्यूरॉन होंगे। अगर इन दोनों के बीच में जो बैलेंस करना है, क्योंकि एक ज्यादा एक कम होगा
तो फिर दिक्कतें आएंगी, पीएच, बॉडी पीएच चेंज हो जाएगा, है ना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलेंगी। तो ऐसे सिचुएशन में जो पोंटाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप है वो इन दोनों के बीच में जो है वो ट्रांजिशन या फिर बैलेंसिंग करने का काम करता है, वो है पोंटाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप। होप ये जो कॉन्सेप्ट है, मैकेनिज्म है, रेगुलेशन है, आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है वो आता है केमिकल रेगुलेशन, राइट। जो ये केमिकल रेगुलेशन है, तो ये जो केमिकल रेगुलेशन है, केमिकल रेगुलेशन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा सेंट्रल कीमोरिसेप्टर जोन है, राइट। ये कहाँ पे, ये भी मेडुला ऑब्लंगाटा में है। तो जैसे ही क्या होता है ना, ये मेडुला ऑब्लंगाटा क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी में CO2 बढ़ता है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन बढ़ता है, मतलब जो एसिडिटी है वो बढ़ जाती है, मतलब जो हमारे बॉडी का पीएच है वो रैपिडली घटने लगता है। मतलब क्या है कि एसिडिटी बढ़ जाती है। जैसे ये एसिडिटी बढ़ती है तो हमारे CHF में जो H आयन है वो बढ़ जाते हैं। जैसे CHF में H आयन बढ़ते हैं तो ये जो CSF है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, मैंने इसके CSF के फंक्शन में भी लिखा है कि ये बॉडी की एसिड बेस बैलेंस करने में हेल्प करता है। अगर आप CNS के लेक्चर में जाके फिर से देखोगे तो वहां पे मैंने बोला हुआ है कि जो CSF है वो हमारे बॉडी के पीएच को मेंटेन करता है। जैसे ही CSF में हाइड्रोजन आयन बढ़ जाएगा, अब ये CSF तो क्या है ना कि पूरा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन पे सर्कुलेट हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो ये मेडुला ऑब्लंगाटा तक इंफॉर्मेशन दे देता है कि भाई बॉडी में CO2 बढ़ा हुआ है, तो आप डीप इंस्पिरेशन करो, बॉडी में ऑक्सीजन की जरूरत है। और हमारा जो ये कीमो रिसेप्टर जोन है, ये फिर मेडुला ऑब्लंगाटा को बोलता है कि भाई आपको डीप इंस्पिरेशन लेना है। वो पोंटाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप को भी बोलता है और डोर्सल न्यूरॉन्स को भी बोलता है, और आदमी डीप इंस्पिरेशन करके ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेने की काम करता है, और डीप एक्सहेलेशन करके जो हमारे बॉडी में एक्सेस CO2 है उसको बाहर फेंकता है। जैसे CO2 का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, ऐसे ही H आयन कम हो जाएगा। H आयन कम होगा, CHF में H आयन नहीं रहेगा तो मेडुला ऑब्लंगाटा को इंफॉर्मेशन नहीं जाएगा, और मेडुला ऑब्लंगाटा वहीं पे ब्रीदिंग को रोक देगा। होप ये वाला जो मैकेनिज्म है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही जो पेरिफेरल में कीमोरिसेप्टर रहते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो कैरोटिड मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं जो अपने ब्रेन पे सप्लाई कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं कैरोटिड ब्लड आर्टरीज। फिर ऐसे आते हैं एओर्टा बॉडी, जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से जो मेजर ब्लड वेसल से जहां से ब्लड निकलता है वहां पे ये रिसेप्टर रहते हैं। पहले तो ब्रेन पे जाने वाले नली पे मेन नली है, और दूसरा जो हार्ट से निकलता है, ये जो मेन सेंटर पे कीमोरिसेप्टर्स रहते हैं, ये क्या करते हैं कि अगर बॉडी में लो ऑक्सीजन रहे या हाई कार्बन डाइऑक्साइड रहे, ये दोनों केसेस में यहाँ पे जो रिसेप्टर है कैरोटिड आर्टरी या फिर जो एओर्टा में जो रिसेप्टर है वो ट्रिगर हो जाते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ही ये एक्टिवेट होते हैं या फिर जब पीएच का चेंज होता है, बॉडी में एसिडिटी होती है, तो CSF तो हो ही रहा है, इन एडिशन टू दैट पेरिफेरल सिस्टम पे कैरोटिड आर्टरी और एओर्टा में भी हमारा इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है। वहां पे जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स है वो इससे सेंसिटिव हो जाते हैं, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये फिर ब्रेन के पास लेके जाते हैं, मतलब मेडुला ऑब्लंगाटा के पास लेके जाते हैं, और मेडुला ऑब्लंगाटा को बताते हैं कि देखो भाई बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, या फिर बॉडी में एसिडिटी बढ़ी हुई, मतलब बॉडी का पीएच जो है वो घटा हुआ है। तो आप क्या करो, आप डीप इंस्पिरेशन करो, डीप एक्सपिरेशन करो, आप कुछ भी करो, बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाओ, तो उसके बाद में आदमी क्या करता है, रैपिडली बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लेना चालू होता है। मैं इसको एक एग्जांपल देके समझता हूँ। देखो जैसे एक आदमी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज करता है तो आदमी की जो रेस्पिरेशन है वो बढ़ जाती है। जैसे आदमी फिजिकल एक्सरसाइज करेगा ना, क्या होगा, क्योंकि अब एक्सरसाइज करेगा तो एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए ना। जैसे ही एटीपी चाहिए, क्या होगा, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा ज्यादा से ज्यादा एटीपी चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, ज्यादा काम करेगा, फास्ट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करेगा, इसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा एटीपी निकलेगा, तो क्या होगा, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाएगा। जैसे ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाएगा, ब्लड का पीएच घटना चालू हो जाएगा, क्योंकि अब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया है ना। तो एओर्टिक जो रिसेप्टर्स है और कैरोटिड रिसेप्टर्स है, इसको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो ये क्या करेगा, ये हमारे मेडुला ऑब्लंगाटा पे इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा कि भाई बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया है। तो ये हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा क्या करेगा, रेस्पिरेशन को फास्ट कर देगा, तेज कर देगा और डीप कर देगा। तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेना चालू हो जाएगा। जैसे ज्यादा ऑक्सीजन आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन ज्यादा मिल रहा है ताकि वो एटीपी को रेगुलेट कर पाए, राइट। और जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, क्योंकि डीप इंस्पिरेशन होता है तो एक्सपिरेशन भी होता है, तो जो ज्यादा एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब मानो कि आदमी ने एक्सरसाइज कर लिया है, अब एटीपी की डिमांड क्या है, बॉडी में कम है। जैसे ही एटीपी की डिमांड कम रहेगी तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया कम प्रोडक्शन करेगा, कम प्रोडक्शन करेगा तो कम CO2 बनेगा, कम CO2 बनेगा तो क्या होगा, जो अपना पीएच है वो अब बढ़ना चालू हो जाएगा, मतलब यहाँ पे अल्कलिनिटी हो जाएगी। जैसे अल्कलिनिटी हो जाएगी फिर से ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ये रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, मेडुला ऑब्लंगाटा को बोलेंगे कि भाई बॉडी में अल्कलिनिटी हो रही है,
तो अब इंस्पिरेशन हमको ज्यादा तेज नहीं चाहिए, उसको स्लो डाउन कर दो, तो जैसे आदमी रेस्ट में आएगा आदमी का जो रेस्पिरेशन है वो स्लो हो जाएगा। इस तरीके से जो है अपना रेस्पिरेशन सिस्टम हमारे बॉडी में रेगुलेट होता रहता है। होप यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर जो इसमें तीसरा मैकेनिज्म आता है वो है वॉलंटरी कंट्रोल। रेस्पिरेशन को हम ब्रीदिंग को कुछ हद तक होल्ड कर सकते हैं, राइट। तो ये पॉसिबल होता है हमारे वॉलंटरी कंट्रोल के हिसाब से। तो यहाँ पे जो हमारा वॉलंटरी कंट्रोल सेंटर है वो रहता है हमारे ब्रेन पे। जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, वो टाइम के भी बीच में सांस तो ले रहा हूँ, मगर जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं सांस को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे सिंगर कोई गाना गा रहा है, वो टाइम पे बीच में वो ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकता है ना। या फिर हम ब्रीथ होल्डिंग करते, स्विमिंग कर रहे, पानी के नीचे जाते, तो ऐसे टाइम पे हम कुछ टाइम के लिए ब्रीदिंग को होल्ड करते। कहीं पे जा रहे, ज्यादा पोल्यूशन है, ज्यादा बदबूदार है, तो हम वहां पे ब्रीथ को होल्ड कर देते। तो ये जो होल्ड करने का हमको मैनुअल जो कंट्रोल दिया है वो वॉलंटरी कंट्रोल सेंटर देता है हमको, जो हमको अलो करता है कि हम बीच बीच में इसको एकदम से कंट्रोल कर सके। होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसका कंट्रोल भी आपको आराम से समझ में आ गया हो। सबसे पहला आता है न्यूरोनल रेगुलेशन, जहाँ पे बेसिकली हमारे जो है न्यूरॉन्स जो है वो रेगुलेट करते हैं। फिर आता है हमारा केमिकल रेगुलेशन, है ना। केमिकल रेगुलेशन में बेसिकली जो है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स जो है बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ O2 CO2, उसके बाद में pH और हाइड्रोजन आयन के हिसाब से रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। थर्ड जो कंट्रोल देता है वो है वॉलंटरी कंट्रोल। होप यहाँ पे ये जो कंट्रोल है, रेगुलेशन है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। और होता क्या है कि ये जो कंट्रोल है ये अलग अलग नहीं काम करते हैं, ये एक दूसरे के साथ मिलके ही काम करते हैं, राइट। फिर यहाँ पे मैंने एक टॉपिक डाला है, देखो, लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। तो ये जो लंग वॉल्यूम और कैपेसिटीज है ये आपके सिलेबस में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको मैंने लेक्चर नंबर 20 में बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत क्लिनिकल तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है ना। तो ये चीजें मैं यहाँ पे फिर से डालूंगा तो वो चीजें रिपीट हो जाएंगी और चीजें फिर बोरिंग हो जाती है। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक का नोट तो आपको मालूम है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा, और जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो आपको लेक्चर नंबर 20 पे देखने को मिलेगा, प्लेलिस्ट फार्माकोथेरेपेटिक 1 पे। तो मैं यहाँ पे फिर से आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आज के क्लास के एंड में कि आप जो लेक्चर नंबर 19 है और लेक्चर नंबर 20 है फार्माकोथेरेपेटिक्स 1 प्लेलिस्ट में, उसको जाके अच्छी तरीके से देखिए। उसके नोट जो है वो टेलीग्राम में अवेलेबल है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, तो वहां पे जाके आप उसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जो लंग वॉल्यूम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो हमको प्रैक्टिकल में भी देखने को मिलता है, लंग फंक्शन टेस्ट बोल के, राइट। लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज डिटेल्ड बहुत सही तरीके से मैंने क्लिनिकल तरीके से इसका जो नोट बनाया हुआ है वहां पे है। तो प्लीज गो थ्रू द लेक्चर नंबर 19 and 20 so that you can understand the respiratory system in detail in very friendly manner. Having said that, thank you for listening to today's class, right? Please share this class with your friends and like the video if you have actually liked the content. So see you in the another class with the another important concept, right? Till then, take care. Thank you.